Good morning to all my dear students and welcome once again to our 11th physics. Still we are studying about the electrostatics. That means we are going to learn the concepts which is related with the electrostatics. I think this is our fourth or the fifth lecture. Before starting this lecture, I would like to just recall our previous lectures. In that last lecture, we discussed about the Coulomb force. In that Coulomb force, we seen the 4 points related with these Coulomb's law or the Coulomb's force. It is basically in our syllabi, this is completely called as a Coulomb's law. But I think we are conclude the Coulomb's law. It is completely related with the force which is present on the charge. जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ बताया गया है, इसलिए मैंने उसको कूलम्ब फोर्स बताया. प्लीज़ कंफ्यूज ना हुई है, एक ही टॉपिक है. अब जब हम लोगों ने ये कूलम्ब्स लॉ देखा, इस कूलम्ब्स लॉ को देखते वक्त हम लोगों को ये बात समझ में आ गई, जो फंडामेंटल थिंग्स है कूलम्ब्स को लेकर, मतलब उसके जो भी इंटरैक्शन होते हैं चार्जेस के बिटवीन, उसकी स्केलर फॉर्म क्या है, उसके अंदर यूज़ किया गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसके बाद हम लोगों ने यूनिट चार्ज को लेकर 1 कूलम्ब की डेफिनेशन देखी, और आखिर में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है. थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक 5 या 10 मिनट इसको रिवाइज कर लेते हैं. अब ये जो स्केलर फॉर्म हम लोगों ने देखा था, दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म हम लोगों ने देखा था, तब हम लोगों को एक बात समझ में आई थी, ये जो फोर्स होता है दो चार्जेस के भीतर के अंदर, मतलब चार्जेस के अंदर जो भी फोर्स होता है, वो फोर्स कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. जो चार्ज के ऊपर है कंप्लीटली, उसी को लेकर इसका प्रोडक्ट होता है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर को. और हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. और ये फोर्स हम लोगों ने इक्वल किया था एक कांस्टेंट की मदद से, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था K के फॉर्म में, और उसको हम लोगों ने नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अब ये हम लोगों ने यहां तक इसको देखा था. फिर जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट एक हम लोगों को जो कांस्टेंट मिला था इसके भीतर, ये जो के मिला है हम लोगों को, ये जो के वाला जो कांस्टेंट मिला है, ये कांस्टेंट क्या है भैया, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ये कांस्टेंट क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट कैसे यूज किया जाता है. और इसी के लिए हम लोगों ने जो हमारा अगला पॉइंट देखा था वो था, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. और इस रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा जो नाम था वो था, दैट इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कौन सा नाम है उसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है हम लोगों को,
तो जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग निकाल रहे थे तब हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारे ये जो पॉइंट चार्जेस थे, ये जो एक Q1 था, ये जो Q2 था, जो कि रेस्ट पोजीशन में थे, इस दो चार्जेस को हम लोगों ने अलग अलग मीडियम में रख दिया। एक बार उसको रख दिया हम लोगों ने मटेरियल मीडियम में, जैसे कि माइका हो गया या वाटर हो गया या कोई पैराफाइन पेपर हो गया, या कोई भी मीडियम रख दिया जो कि अफेक्ट करेगा इन दोनों के फोर्स को लेकर। और जो दूसरा एक इसको कंपेयर करने के लिए थे दो चार्जेस जो कि स्टेशनरी फॉर्म में है, रेस्ट फॉर्म में है, उसको हमने रख दिया था फ्री स्पेस के अंदर, और इसी को हम लोगों ने कहा था दैट इज इन अ वैक्यूम फॉर्म। और इसको लेके हमने एक फाइनल इक्वेशन निकाल दिया था जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोगों ने एप्सिलॉन आर से बताया था, वो था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, और यही था एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। ये वाला बहुत सिंपल चीज हम लोगों ने देखी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कुछ चार्जेस को लेके हमें कुछ कंफ्यूजन था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, फिर 1 कूलम चार्ज किसको कहते हैं, वो कैसे बनता है। तो वो जो कंसेप्ट थी, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भैया हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा। किसकी डेफिनेशन देखी, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट चार्ज की डेफिनेशन देखी, जो कि कूलम्स लॉ से हम लोगों को मिल रही थी। कहां से मिल रही थी, फ्रॉम अ कूलम्स लॉ। तो जब हम लोगों ने ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की, या जब हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की, तब हम लोगों ने हमारा जो फोर्स है, वो फोर्स मतलब जो हम लोगों के जो चार्जेस थे, वो चार्जेस हमने फ्री स्पेस में रखवाए थे। कहां रखवाए थे, फ्री स्पेस में, जो कि उसको हम लोगों ने क्या कहा था, वैक्यूम। उसको क्या कहा था हम लोगों ने, वैक्यूम कहा था। तो जब ये डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने फोर्स निकाला, और वो जो फोर्स निकल के आ रहा था वो था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, जो फोर्स निकला था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, जो Q1 और Q2 थी, इसकी वैल्यू 1 कूलम थी। सिमिलरली जो डिस्टेंस था उसकी 1.0 मीटर, मानो 1 मीटर ही है। 1.0 क्या होता है भैया, 1 ही होता है ना, तो ये कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ये जीरो का वैल्यू है क्या, कुछ हमारे पास नहीं है, 1.0 है। जीरो का वैल्यू हम लोगों के पास कब होता है, जब सिर्फ और सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। कहाँ आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, क्योंकि हम लोगों को पता है 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। फिर इसके बाद लास्ट वन जो पॉइंट देखा था हम लोगों ने, वो देखा था वेक्टर फॉर्म। क्या देखा था हम लोगों ने, वेक्टर फॉर्म देखा था, जो कि कूलम्स लॉ से इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि 2 पॉइंट वो चार्जेस के ऊपर के जो भी फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मगर उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है उसका, सेम होता है। अब ये थोड़ा सा रिवीजन हम लोगों ने कर दिया, लेकिन कल जाते जाते हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, और उस एग्जाम्पल में जो हमारा था 10.3 था। अब ये 10.3 वाला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने कल लिया था, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या कंपेयर करना पड़ा था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये दो फोर्सेस को हम लोगों को कंपेयर करना पड़ा था। अब जब इसको हम लोगों ने कल कंपेयर कर लिया है, तो आज के लेक्चर में इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग पहले, कि कंपैरिजन करने के बाद कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को मिले। अब ये दोनों के फार्मूले क्या थे, देखो फार्मूले तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी लिखे हुए थे। क्या फार्मूला था, जब फोर्स का हम लोगों ने ग्रेविटेशनल से रिलेटेड फार्मूला लिया, तब लिखा था F = Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²।
और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स लिया था तब हम लोगों ने लिखा था, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब ये क्या था हमारा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो दोनों फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हो गया और ये वाला फार्मूला हो गया, ये दोनों फार्मूले के अंदर एक बात हम लोगों को इजीली पता है कि दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो इनवर्स स्क्वायर करते हैं उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को, दोनों भी तरफ। एक सिमिलरिटी, इसकी जो सिमिलरिटी है दोनों की वो देख लो, पहले सिमिलरिटीज देख लो। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि ये जो सेंट्रल फोर्स है दोनों बॉडीज के ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स में या दोनों बॉडीज के ऊपर चार्जेस के अंदर, तो ये एक अलोंग दी ज्वाइनिंग लाइन पे है। एक जो लाइन ज्वाइन की जाती है दो ऑब्जेक्ट्स को, इसके अंदर भी हम लोगों को ये m1 वाला मास ले लिया, ये m2 वाला मास ले लिया, ये दोनों को जो लाइन जोड़ती है उसका स्क्वायर हम लोग लेते हैं, और इसी के अंदर ये जो दो चार्जेस होते हैं और उस चार्जेस का डिस्टेंस जो आता है, ये दो ऑब्जेक्ट्स और ये दो ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर की जो लाइन ज्वाइन करती है फोर्सेस के वास्ते वो सेम है। वो कैसी है, सेम है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है देखो, दो फोर्सेस के अंदर डिफरेंस क्या क्या है देखो। पहला जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो हम लोगों को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर भेजो तो वो वापस कहां आती है, जमीन की ओर आती है। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर का फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है। कौन सा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो चार्जेस के अंदर एक तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, या तो क्या होगा, रिपल्सिव हो गया। देखो ये एमसीक्यू के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो क्या है इसके अंदर, दोनों के अंदर के डिफरेंट पॉइंट, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब चलो समझ लो इसको पहले, बाद में और देखते हैं। अट्रैक्टिव कब रहेगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा चार्ज निगेटिव होगा, एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा चार्ज निगेटिव होगा। रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों ही सेम चार्जेस होंगे, मतलब Q1 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। मतलब 36 गुना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कमजोर होता है। 36 गुना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटेड का एक्सप्लेनेशन। ये हमारा हो गया यहां तक। अब आज क्या पढ़ना है हमें, आज हम लोगों को सिंपल एक कंसेप्ट स्टार्ट करनी है। अगर वो हमारे टाइम के भीतर खत्म हो जाती है, 30-35 मिनट्स के बिफोर खत्म हो जाती है, तो हम लोग सेकंड वन लेंगे, या तो फिर सेकंड वन जो कंसेप्ट आएगी वो हम लोग कल ले लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अनदर वन न्यू पॉइंट्स फ्रॉम सेम चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये थोड़ा नहीं, बहुत इजी वाला टॉपिक है। और टॉपिक क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो इसको समझ के ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन क्या होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सुपरमैन। सुपरमैन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसके अंदर कुछ अलग
करने की, क्रिएटिविटी करने की अलग कोई उसके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, एक जादू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरमैन बोलते हैं। लेकिन सुपर पोजीशन भी उसी के टक्कर का है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है इसका स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, अगर समझो समझो बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस है आपके पास। ये देखो, ये एक नंबर ऑफ चार्ज है आपके पास, उसके बाद ये वाला एक दूसरा एक चार्ज है। या तो इसको और मैं और इजी बना लेता हूँ, इसकी डायग्राम से ही समझा लेता हूँ मैं आपको, और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये डायग्राम देख लो। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है। कौन कौन से नंबर ऑफ चार्जेस है, ये Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है, Q4 एक चार्ज है, Q5 एक चार्ज है। मतलब कितने हो गए, नंबर ऑफ चार्ज। ऐसे कितने भी अनगिनत भी चार्ज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जब ये नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट होते हैं, जब ये नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट होते हैं, तो उसका जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, समझो नंबर ऑफ चार्जेस है, ये नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं, और इंटरैक्ट होते वक्त अगर हम लोगों को एक किसी भी पर्टिकुलर चार्ज का अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जितने भी फोर्सेस वो उस एक फोर्स के ऊपर खुद का चार्ज एक्सर्ट्स कर रहे हैं, उन सब फोर्सेस की हम लोगों को एडिशन करनी होती है, उनका वेक्टर सम करना होता है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इसको अब और एक बार समझ के बताता हूं आपको। देखो, मानो ये वाला एक चार्ज है आपके पास, मानो ये वाला एक चार्ज है आप लोगों के पास। इस चार्ज का नाम क्या है, Q1 चार्ज है, और इसकी पोजीशन क्या है, A1, ये उसकी पोजीशन है, ये A1 पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। सिमिलरली यहां पे भी एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज यहां पर भी है, तीसरा चार्ज यहां पर भी है, बराबर है। चौथा चार्ज यहां पर है उसका। ये क्या हो गया भैया, रुक जा, अभी तेरी जरूरत नहीं है मैं। ये वाला एक चार्ज हो गया, ये वाला एक चार्ज हो गया। ऐसे हमारे पास 5 चार्ज है, इसको छोड़ के Q1, Q2, Q3, Q4, सॉरी ये Q2 यहां से स्टार्ट होगा ना, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे हम लोगों के पास चार्जेस है। और ये सब चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं इसके साथ, Q1 के साथ। किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, Q1 के साथ। अगर हम लोगों को इस Q1 का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मतलब इसका अगर फोर्स निकालना है हम लोगों को, तो ये जो बाकी के रिमेनिंग चार्जेस है, इस रिमेनिंग चार्जेस के फोर्सेस की हम लोगों को एडिशन करनी है, उसका हम लोगों को सम लेना है। उसके फोर्सेस का क्या लेना है, हम लोगों को सम लेना है। चलो अब इसको समझ लेते हैं बाय थ्योरेटिकली। ओके, अब इसको गौर से देखो। अब हम लोगों के पास कुछ चार्जेस है, जो कि Q1 एक है, Q2 एक है, Q3 एक है, Q4 एक है, और Q5 एक है। ये हम लोगों के पास 5 चार्जेस है। ये 5 चार्जेस अलग अलग पॉइंट के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे कि Q1 चार्ज है हमारा A1 के ऊपर, Q2 चार्ज है A2 के ऊपर, Q3 चार्ज है A3 के ऊपर, Q4 चार्ज है A4 के ऊपर, और Q5 वाला जो चार्ज है वो है A5 के ऊपर। मतलब अलग अलग चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने रखे हैं। तो क्या होगा कि हर कोई चार्ज जब इस Q1 के साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो अलग तरह का फोर्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि जब ये Q2 वाला फोर्स Q1 के ऊपर एक्सर्ट करेगा तो वो होगा आपका F12। वो क्या होगा, F12। जब ये Q3 वाला Q1 के साथ फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो होगा आपका F13। वो क्या होगा आपका F13। सॉरी, डायग्राम मूव हो गई थी। जब ये Q4 वाला
खुद का फोर्स ए Q1 के ऊपर एग्जर्ट करेगा। यहां पे कौन सा है भैया, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कौन सा है, Q1 है। Q4 वाला जब Q1 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो वो फोर्स होगा F1 4, और सिमिलरली जब Q5 वाला Q1 के साथ चार्ज एग्जर्ट्स करेगा तो वो कौन सा वाला एग्जर्ट्स करेगा, F1 5। अब हम लोगों ने ये सब निकाल दिया, लेकिन ये जो फोर्स है, ये फोर्स एट अ टाइम एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट्स करते। ऐसा नहीं है कि ये देखो, ये ऐसा नहीं है इंडियन ट्रेन की तरह, भैया रुक जा मैं आ रहा हूं, ये देखो ये पहली ट्रेन आ रही है, A1 वाली भी ट्रेन रुक जाए, A4 वाली भी ट्रेन रुक जाओ, A5 वाली भी ट्रेन रुक जाओ, मुझे पहले जाने दो। ऐसा नहीं होता है, ये चार्ज का फोर्स है। मतलब ये वाले को ये चारों एक साथ फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस बंदे के ऊपर। ये Q1 वाला जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर ये बाकी वाले एक ही साथ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एक ही साथ क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये सिंपल सी चीज हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है भैया जो Q1 है उसके ऊपर जो भी चार्ज किया है, सब लोगों ने जो भी अदर चार्जेस ने जो भी फोर्स एक्सर्ट्स किए हैं वो निकालने हैं हम लोगों को। तो Q1 के ऊपर का जो फोर्स होगा वो होगा F1, बराबर है। अब इसके ऊपर का निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, F1 के ऊपर F2 ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, सिमिलरली F1 3 का कितना फोर्स एक्सर्ट था, सिमिलरली F1 4 का कितना एक्सर्ट था, और जो नंबर ऑफ हम लोग लेंगे वो सारे के सारे हम लोगों को क्या करना पड़ेंगे, सबका वहां पे सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। अब ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अब F1 वाला निकाल रहे हैं हम लोग, बराबर है। अब F12 इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है। कैसे पता है, हम लोगों को पता है कि हमारे जो भी चार्जेस हैं वो सब चार्जेस किस में रखे हुए हैं, एक फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए हैं जिसकी वैल्यू है 1/4πε0। अब ये जो 1/4πε0 है ये इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। तो क्या क्या चेंजेस होगा, अब चार्ज देखो Q1 Q2 ये एक चार्ज आएगा, सिमिलरली इसका डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो इस तरह लिखना पड़ेगा, प्लस अब दूसरे वाले के ऊपर मतलब F1 3 का क्या होगा, चार्ज लेना पड़ेगा Q1 और Q3 का, सिमिलरली उसका डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा विथ ए यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो, इसी तरह हर किसी का हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये जो ले रहे हैं हम लोग R12 हो गया, R13 हो गया, जो कैप के साथ ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर्स है ये डायरेक्टेड है कहां से, ये देखो I12 मतलब Q1 Q2 का लेकर, और R13 ये Q1 Q3 को लेकर, और ये जैसा ही आगे जाएगा। समझो हम लोग R15 कब लेंगे, जब हम Q1 और Q5 का फोर्स एग्जर्ट्स कैसे हो रहा है ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R15 ले लेंगे। सॉरी यहां पे क्या नहीं, यहां पे आएगी क्या आपकी, ओके, इज दैट क्लियर। अब ये जो हम लोगों ने निकाला है, ये निकालने के बाद हम लोगों को एक बात पता है कि जो पॉइंट चार्जेस है वो नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हम लोग यहां ले सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिया, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ले लिए, तो हम लोगों के पास पॉइंट चार्जेस कितने होंगे, Q1 Q2 Q3 कहां तक हो गए, Qn नंबर ऑफ, Qn नंबर ऑफ। तो सिमिलरली जो फोर्स एग्जर्ट किए हुए होंगे, जो फोर्स एग्जर्टेड होंगे इस Q1 Q2 Q3 के ऊपर, वो सिमिलरली कैसे होंगे, F नंबर ऑफ एग्जर्टेड होंगे। जैसे कि F1 F2 F3 और Fn तक ऐसे इसके ऊपर एग्जर्टेड हो सकते हैं। तो ये सिंपल बात थी। अब फिर क्या हो गया आगे की बात, कि ये जो
ये जो अब ये जो Fn नंबर तक के हम लोगों ने लिए हैं, अब इसके ऊपर हम लोगों को फोर्स पता है, कौन सा फोर्स कौन से चार्ज के ऊपर कितना पता है, तो इसको हम अगर जब समेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तब हम लोगों को एक नोटेशन यूज करना पड़ेगा जो कि हम लोगों को समेशन से दिखाई दे रहा है, दिखाई देना पड़ता है। तो इसको कैसा लिखेंगे, जो भी निकालना है हम लोगों को, F1 का हो, F2 का हो, F3 का हो, उसको हम लोग कहेंगे F टेस्ट करेंगे, उसको F टेस्ट निकालेंगे। अब F1 F2 F3 कैसे बोल रहे हैं आप लोग, F2 भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दी F23 F24 F25, ऐसा भी निकाल सकते हो आप लोग। अब डिपेंड करता है ना हम लोगों को, हम क्वांटिटी कैसे लेंगे या इक्वेशंस कैसा लेंगे, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो F टेस्ट में मतलब हम लोगों के पास नंबर ऑफ चार्जेस है, F1 F2 F3 डैश Fn तक, कहां तक है, Fn तक है। तो इन सब के चार्जेस को लेकर जब हम लोग इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो इन सब का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समेशन। कहां तक है हमारे पास, नंबर ऑफ तक, और n की वैल्यू कहां से बढ़ेगी आपकी, 1 से बढ़ेगी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Fn इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, ये तो वाला कॉमन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला तो कॉमन होगा हमारा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है, ये है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम लोगों ने कहा था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा था इसको हम लोगों ने, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको कैसा लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे हम लोग समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, और n नंबर तक है। यह नंबर हमारा कहां से, स्मॉल n कहां से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ेगा, बढ़ के कैपिटल n तक बढ़ेगा, आखिरी वाली वैल्यू होगी हमारी वो। चार्जेस कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। जो भी डिस्टेंस होगा वो भी कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके n तक जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब F टेस्ट को हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, और यही हमारा है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके अंदर देखो हमारा जो स्टेटमेंट था वो सही है क्या नहीं है। स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। अब यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस है, Q0 से लेके Qn तक के चार्जेस हम लोग ले रहे, जो कि कहां खत्म होंगे, नंबर ऑफ n तक खत्म होंगे। ठीक है, इतने सारे हम लोगों ने चार्जेस ले लिए। इन सब चार्जेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, किसी एक चार्ज को लेके अगर निकालना हो अपने को, तो निकालते तो नहीं है ना हम लोग, क्यों, हम लोग पढ़ाई कहां करते सर, चार्ज का को निकालेंगे। करो बच्चों, पढ़ाई करो। तो अगर हम लोगों को चार्ज निकालना है, निकालना नहीं है, निकालना ही है, अगर कुछ नहीं चलेगा। जब हम इसका चार्ज निकालेंगे कोई सिंगल पार्टिकल का लेके, तो इसको हम लोग Q1 Q3 कर सकते हैं, या Q2 Q3 कर सकते हैं, Q2 Q1 कर सकते हैं, Q2 Q4 कर सकते हैं। ये 2 वाला कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग चार्ज सेकंड वाला जो चार्ज है उसके फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी भी फोर्स की। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर फोर्स की जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तब हम लोग ऐसे वाले नोटेशन यूज करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ अपने स्टेटमेंट पे वापस। स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ, ये देखो ये सबका क्या है, वेक्टर सम ऑफ है, ये सबका फोर्स एक्सर्टेड किया हुआ कोई भी एक चार्ज को लेके। हम लोग टेस्ट चार्ज का मानो सिंगल किसी भी चार्ज का निकाल रहे हो तो उसके लिए ये यूज में आएगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यहां पे खत्म हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी एक चार्ज हो, उस चार्जेस के साथ अगर बहुत सारे चार्ज इंटरैक्ट कर रहे हो तो, या नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उस वक्त
अगर हम लोगों को किसी सिंगल चार्ज का हम लोगों को फोर्स निकालना है, तो उस चार्ज के ऊपर कौन कौन से फोर्स एग्जर्टेड है, मतलब आजू बाजू वाले जो चार्जेस है उनका जो जो फोर्स एक्सर्टेड होगा, उस फोर्स का हम लोगों को वहां पे क्या लेना है, सम लेना है। क्या लेना है हम लोगों को वहां पे, उसका सम लेना है। इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नियर अबाउट 30 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक इस लेक्चर में हो पाएगा। आई थिंक इस लेक्चर में ये नहीं हो पाएगा। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग कल देखेंगे, उस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हम लोग जो अगला वाला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद का निकल के आ रहा है, वो वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। और उसके बाद एक लास्ट लेक्चर हम लोगों को लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पल्स एंड गॉस लॉ रिलेटेड। फिर इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ये यूनिट खत्म होने के बाद एज यूजुअल इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके, एक्सरसाइज सॉल्व करके आप लोगों को भेज दी जाएगी। और जब भेज दी जाएगी तब हम लोग इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम इस बारी ले लेंगे। ओके, सो गाइज, आई थिंक वी आर एंजॉइंग सच काइंड्स ऑफ लेक्चर्स। होप you are got easier notes from our lectures. So आज के लिए बस इतना ही। So guys, thank you so much and enjoy your day. Bye bye, take care.